गुड मॉर्निंग। आज हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम इसका अर्थ समझते हैं। इसका अर्थ है केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ उस मान से है जो प्राप्त आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात वह मान जो प्राप्त आंकड़ों में सबसे अधिक बार आया हो। साधारण शब्दों में यदि हम कहें तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों से प्राय हमारा तात्पर्य औसत यानी एवरेज से है। यदि हम केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों से हम अर्थ निकालें या सेंस निकालें तो हम एवरेज है। मनोविज्ञान के अध्ययनों में मुख्य रूप से 3 प्रकार के औसतों का प्रयोग किया जाता है, यानी नंबर 1 मीन, सेकंड मीडियन और थर्ड मोड। हिंदी में इसको कहते हैं मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों से हमें औसत का ज्ञान तो होता ही है, साथ ही साथ 2 या अधिक समूहों की तुलना तथा प्राथमिक ज्ञान प्राप्त करने में यह माप उपयोगी है। जैसे भिन्न भिन्न रोगों से हुई मृत्यु दर की तुलना, स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की मानसिक या शारीरिक योग्यताओं की तुलना आदि। इसी प्रकार से एक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की औसत बुद्धि या मानसिक योग्यताएं क्या है, परीक्षा में विद्यार्थियों की औसत उपलब्धि क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर हमें केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की गणना से ही प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा। तो सबसे अच्छी परिभाषा इंग्लिश एंड इंग्लिश ने दी है, वह इस प्रकार है। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप किसी विशिष्ट एकांश अथवा वस्तु के भिन्न और स्वतंत्र प्रेक्षणों अथवा मापनों के समुच्चय से गणना किया गया ऐसा आंकड़ा है जो एक आदर्श के रूप में उन परीक्षणों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि एक आदर्श के रूप में रिप्रेजेंट करता है। तो वह इसका दूसरा अर्थ दिया है। दूसरा अर्थ है, अर्थ के अनुसार कहें तो गिलफोर्ड ने इसकी परिभाषा दी है। गिलफोर्ड के अनुसार औसत वह अंक है जो निरीक्षणों या व्यक्तियों के मध्यमान का द्योतक है, यानी एन एवरेज इज ए नंबर इंडिकेटेड ए सेंट्रल वैल्यू ऑफ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन और ऑफ इंडिविजुअल। दूसरे शब्दों में औसत वह संख्या होती है जो निरीक्षणों या व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। उदाहरण के लिए यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि कक्षा 10th के विद्यार्थी मैथ्स में कितने अच्छे हैं, तो साधारण उत्तर यह होगा कि कक्षा 10th के स्तर का गणित का या मैथ्स का कोई परीक्षण उन्हें दिया जाए और फिर परीक्षणों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत निकाला जाए। केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ उस मान से है जो प्राप्त आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। चल राशियों यानी वेरिएबल के इस प्रतिनिधित्वकारी मान, मूल्य या मात्रा को केंद्रीय प्रवृत्ति का मान कहा जाएगा, और जिन सांख्यिकी विधियों द्वारा इस केंद्रीय प्रवृत्ति की गणना की जाए उसे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाएगा। किसी चल राशि के वितरण में केंद्रीय प्रवृत्ति उस समय पाई जाएगी जबकि चल राशि के वितरण में अधिकतर प्राप्तांक वितरण के मध्य भाग में स्थित हो तथा वितरण के दोनों किनारों की ओर प्राप्तांक घटते हुए क्रम में हो। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों से हमारा तात्पर्य केवल एक मध्यमान से न होकर अन्य 2 मापों जो हम पहले बता चुके हैं, मीडियन और मोड से भी है। इन तीनों मापों में अंतर केवल शुद्धता का है। शुद्धता की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा शुद्ध मीन, उसके बाद मीडियन और फिर मोड है। ये सभी हमारे पास में जिस तरीके का डेटा आता है उस डेटा के आधार पर ही इसको डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है, यदि अब ये हम यहाँ इसका केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का अर्थ और परिभाषा से को स्पष्ट कर ही चुके हैं। अब यदि चूँकि स्टैटिक्स का पेपर है तो इसमें कैलकुलेशन है, तो यदि कैलकुलेशन निकालें मीन की, जब डेटा जो है वो अनग्रुप डेटा हो तब हम किस तरीके से निकालते हैं। तो इसमें
जैसे इसका सिंपल सा फॉर्मूला है मीन बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। यहाँ एम का मतलब मीन यानी मध्यमान से है, सिग्मा का मतलब सम ऑफ यानी प्राप्तांकों का योग, एक्स का मतलब स्कोर या प्राप्तांक, और एन का मतलब नंबर या प्राप्तांकों की संख्या। इसको और स्पष्ट हम एग्जाम्पल से कर देते हैं। जैसे हमें एक डेटा दिया गया है, जैसे 15, 18, 11, 19, 12, 15, 11, 13, 17 और 14। इनका ये चूंकि ये जो डेटा, इस डेटा को कहते हैं अनग्रुप डेटा, जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है और सिंपल ऐसे डेटा होते हैं। वो आगे पीछे हो सकते हैं, कभी बड़ी संख्या छोटी संख्या, इसका कोई नियम नहीं होता है, और कम संख्या होती है तो इस तरीके से होता है। तो उसका मीन कैसे निकालते हैं, तो मीन बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन इसका फॉर्मूला है। तो सिग्मा एक्स का मतलब, जो एक्स का मतलब ये स्कोर है, और इन सब स्कोर को आपने ऐड कर लिया, जैसे 15, 18, 11, 19, 12, 15, 11, 13, 17 और 14, इन सब को भी प्लस कर दिया। तो सबको ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो ये आया 145, और अपॉन एन, एन का मतलब है इसका नंबर। तो नंबर कितना था, 10, संख्या कितना है, 10 है, तो 10 से डिवाइड कर लिया, तो मीन निकला आपका 14.5। ये आपका अनग्रुप डेटा का मीन 14.5 आंसर है। सिंपल है। तो यदि अनग्रुप डेटा में पूछे तो इस तरीके से निकाला जाता है। फिर दूसरा है, यदि हमको ग्रुप डेटा से मीन निकालना हो तो किस तरीके से निकालते हैं। तो ग्रुप डेटा का जो मीन निकलता है वो उसके दो मेथड है, एक तो लॉन्ग मेथड है, दूसरा शॉर्ट मेथड है। तो सबसे पहले हम लॉन्ग मेथड से इसको देखते हैं। तो लॉन्ग मेथड से निकालने का इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे अनग्रुप डेटा का सिर्फ फॉर्मूला था सिग्मा एक्स अपॉन एन, चूँकि इसमें फ्रीक्वेंसी है तो फिर इसमें सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन हो गया। अब ये एम का मतलब मीन है, सिग्मा का मतलब सम ऑफ या योग है, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी है, और इस स्मॉल एक्स का मतलब मिड पॉइंट ऑफ सी आई यानी वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु। और इसी तरीके से यदि हम एन का मतलब हो गया, और एफ एक्स का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी इनटू मिड पॉइंट, और लास्ट में एन है, एन का मतलब नंबर यानी वितरण में प्राप्तांकों की संख्या। तो ये तो इसका फॉर्मूला है। और अब हम इसको और उदाहरण से स्पष्ट, जैसे मान लीजिए आपको दिया है क्वेश्चन कि 60 स्टूडेंट की बुद्धि लब्धि यानी IQ का मीन लॉन्ग मेथड से निकालना है। अच्छा, एग्जाम में भी कई बार लॉन्ग मेथड पूछते हैं, कई बार शॉर्ट मेथड से निकालने का कहते हैं, कई बार सिंपल मीन निकालने को कहा जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यदि पूछा गया है तब तो उसी मेथड से निकालना है, यदि लॉन्ग मेथड से पूछा है तो लॉन्ग से निकालना है, शॉर्ट से पूछा है तो शॉर्ट से निकालना है, और यदि नहीं पूछा गया है, सिंपल ये पूछा गया है कि ग्रुप डेटा का लॉन्ग मेथड से निकालना है, तो आप फ्री है, उसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों निकालते हैं। इसलिए हमको आना दोनों ही मेथड चाहिए, तो हम सबसे पहले लॉन्ग मेथड से करते हैं। लॉन्ग मेथड से निकालने के लिए जैसे क्लास इंटरवल यानी CI और फ्रीक्वेंसी ये आपको दिया हुआ होगा, और आगे की कैलकुलेशन आपको निकालनी है। तो जैसे CI दे रखी है 120 से 124, तो ये हम पहले ही जान चुके हैं कि जो वर्ग अंतराल यानी जो CI है 120 से 124, इसका मतलब इसकी जो साइज़ है वो 5 हुई, क्योंकि 120 और 124 दोनों काउंट किए हुए हैं, तो ये साइज़ है। और नीचे जो है आपके इसके नंबर ऑफ CI हो गई, और ये है नंबर ऑफ साइज। तो 80 से 84 तक लास्ट जो दे रखा है 80 से 84, और उसके सामने इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और 5 की साइज़ है, तो इसमें आप देख रहे हैं 5 कम करते जाइए। 120 में फिर 5 किया तो 115 हो गया, फिर 5 कम किया 110, फिर 105, 100, 95, 90, 85 और 80 से 84। इस तरीके से आगे निम्नतम वाली सीमा निकलती है, तो नेक्स्ट वाली 5 की साइज़ के आधार पर निकल जाएगी वैसे। लेकिन वैसे ये आपको एग्ज़ाम में दिया होगा, लेकिन किस तरीके से निकलता है ये भी आपको आना चाहिए। फिर फ्रीक्वेंसी भी दी है, यानी आवृत्ति दे रखी है, जैसे 120 से 124 की 3 है, 115 से 119 की 4 है, फिर 6 है, 8, 15, 10, 7, 4, 3, इन सबको मिला ऐड करेंगे तो नंबर आ गया 60। तो जैसे क्वेश्चन में दे रखा था 60 स्टूडेंट की IQ, तो ये 60 हो गया। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा, आगे की दो कैलकुलेशन आपको निकालनी है।
तो लॉन्ग मेथड से निकालते हैं तो सबसे पहले हमको निकालनी पड़ती है स्मॉल एक्स, जैसे आगे लिखा हुआ है स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स का मतलब है मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कैसे निकलता है, जैसे कि हम पहले जान चुके हैं, मध्य बिंदु के लिए जो CI दे रखी है उसमें निम्नतम अंक प्लस अधिकतम अंक को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो इसमें 120 और 124 अधिकतम अंक है, प्लस कर दीजिए 120 प्लस 124 और 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 122 आएगा। तो यदि एक आप निकाल देते हैं तो यदि साइज़ 5 की है तो आप 5 कम करते जाएंगे नेक्स्ट वाले में तो भी आपकी निकल जाएंगी। और दूसरा तरीका वो का वही है जिसमें निम्नतम CI और अधिकतम CI को प्लस करके 2 से डिवाइड कर लेंगे। जैसे सेकंड में 115 प्लस 119 2 से डिवाइड करोगे तो 117 आएगा। और यदि 122 में 5 माइनस कर लेंगे तो भी 117 आएंगे। जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप करते जाएंगे। तो मेरे ख्याल से 5 वाला सिंपल ज़्यादा है, तो 5 कम करते जाएंगे। 117 में 5 कम किया तो 112 आया, फिर 5 कम किया 107, फिर 5 कम किया 102, फिर 5 कम 97, फिर 92, 87 और 82। इस तरीके से ये आपका मिड पॉइंट निकल जाएगा। मिड पॉइंट निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप है fx। जैसा आगे लिखा हुआ है fx, इस fx का मतलब f का मतलब हुआ फ्रीक्वेंसी या आवर्ती और x का मतलब है मिड पॉइंट स्मॉल x जो हम अभी निकाल चुके हैं। यानी आवर्ती को मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करना है। तो मध्य बिंदु या मिड पॉइंट 122 आया और उसकी आवर्ती है 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 366 आएगा। इसको आप सिंपल जो कैलकुलेटर है उससे आप कर सकते हैं और ये प्रैक्टिस से ही आएगा, इसलिए एग्ज़ाम में भी सिंपल कैलकुलेटर अलाउ है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। जब आपने ये एक निकाल दिया तो इस तरीके से नेक्स्ट वाले भी यही है, यानी नेक्स्ट का मिड पॉइंट है 117, आवर्ती या फ्रीक्वेंसी है 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 468। इसी तरीके से 102 को 6 से करेंगे 672 और इस तरीके से सभी की फ्रीक्वेंसी ये fx निकल जाएगा। fx निकालने के बाद में नीचे है सिग्मा fx या सिग्मा, इन सब को ऐड करना है, सम करना है। तो आप सम आप करेंगे तो 6100 आ जाएगा। जी ये आ जाएगा तो फिर आप फॉर्मूले में लगा दीजिए और इसका फार्मूला हम ऊपर बता चुके हैं, सिग्मा fx अपॉन n। सिग्मा fx तो हुआ आपका जैसे 6100 तो हुआ सिग्मा fx और n है 60 से डिवाइड कर लिया, तो इसको सिंपल कैलकुलेटर से आप निकालोगे तो निकल जाएगा 101.666। ये अब पॉइंट तक तो कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट के बाद यदि जो संख्या अपने को आंसर उसका 2 तक निकालना है ये, और 3 को देखना जरूर है, उसके आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। तो थर्ड आया है 6। थर्ड को ये देखिए कि यदि वो 5 या 5 से ज़्यादा है तो सेकंड वाले को 1 इंक्रीज कर देना है, और 5 से कम है तो थर्ड वाले को छोड़ देना है, कुछ भी नहीं लिखना है। तो इसमें जैसे कि ये थर्ड है 6 है तो 5 से ज़्यादा है तो सेकंड का जो 6 है उसमें 1 ऐड कर लीजिए यानी 7 हुआ, तो आंसर आएगा 101.67। तो ये पॉइंट के बाद में ये ज़रूर ध्यान रखना है, पॉइंट के बाद लिखेंगे 2 संख्या लेकिन आपको देखनी 3 संख्या है पॉइंट के बाद में। और तीसरी संख्या में ये ज़रूर देखें कि वो यदि 5 या 5 से ज़्यादा है। अच्छी तरह सुन लीजिए, थर्ड वाली जो अंक है वो 5 या 5 से ज़्यादा है तो सेकंड वाले को 1 बढ़ा देना है। यानी यदि ये जैसे यहाँ पे 6 है तो उसका 7 हो जाएगा, 7 है तो 8 हो जाएगा, 8 है तो 9 हो जाएगा। और यदि 5 या 5 से कम है तो आपको थर्ड को कुछ छेड़ना ही नहीं है, 2 तक जितना आया। यदि मान लीजिए इसी आंसर में 0.663 आता तो इसका आंसर आता 101.66। थर्ड 5 या 5 से कम है तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से ये भी आपको ध्यान रखने की बात है। इस तरीके से हमने ये आज दोनों कैलकुलेशन निकाली मीन की, जो ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा। अनग्रुप का सिंपल सा है और ग्रुप डेटा में भी सिर्फ कैलकुलेशन है, और ये कैलकुलेशन आप सिंपल कैलकुलेटर से यदि आप निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी और एग्ज़ाम में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसलिए इस तरीके से निकालना, और इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो ही समझ में आएगा। बिना प्रैक्टिस के आपको यूँ सिंपल लगता है लेकिन बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। इसलिए इसकी साथ साथ में जैसा बताया प्रैक्टिस भी करते जाएं
और कोई दिक्कत है तो अपन डिस्कस बाद में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।